हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट चैप्टर का एक और टॉपिक लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज का जो टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यूजेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस की बात होगी और तीन इंपॉर्टेंट यूजेस के बारे में बात होगी। सबसे पहला जो यूज़ है दैट इज़ कन्वर्शन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर। विल सी ऑल दीज यूजेस वन आफ्टर द अदर। दूसरा जो यूज है दैट इज चेकिंग द एक्यूरेसी और करेक्टनेस ऑफ equation or formula, and third one is to find relation between physical quantities, or we can also say like this derivation of formula of physical quantities. तो सबसे पहले हम conversion of one system of units into another देखेंगे। तो चलिए हमारे स्टूडेंट्स पहले यूज को देख लेते हैं, conversion of system of units into another। जैसा कि आपको पता है पिछले वाले लेक्चर्स में हमने एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ा था। वो कंसेप्ट ये था कि टोटल हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो हमेशा सेम रहती है, यानी उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है जो भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स हम यूज करें। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूँगा कि मेरे पास 1 kg शुगर है, तो मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ कि मेरे पास 1000 ग्राम ऑफ शुगर है। तो मैंने यहाँ पे सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज जो है चेंज किए। पहले सिस्टम ऑफ यूनिट्स केजी था मेरा, यानी मास को मैंने केजीज में रिप्रेजेंट किया। दूसरे टाइम मैंने मास को ग्राम्स में यूज़ किया, यानी पहला वाला सिस्टम ऑफ यूनिट्स मैंने एमकेएस यूज़ किया, दूसरा वाला सिस्टम ऑफ यूनिट जो है वो मैंने सीजीएस यूनिट यूज़ किया। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, ज़रा मुझे बोलो, क्या ये जो टोटल क्वांटिटी है मेरे पास शुगर की, क्या उससे कोई फ़र्क पड़ेगा? मैं कह सकता हूं मेरे पास 1 kg शुगर है, या मैं कह सकता हूं मेरे पास 1000 ग्राम शुगर है। इट्स वन एंड द सेम थिंग एज फार एज द टोटल फिजिकल क्वांटिटी इज कंसर्न्ड। तो टोटल फिजिकल क्वांटिटी जो होती है हमेशा ये सेम रहती है, वट एवर बी द सिस्टम ऑफ यूनिट्स और वट एवर बी द सिस्टम ऑफ इट्स मेजरमेंट। कोई सा भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स हम कंसिडर करें, टोटल क्वांटिटी हमारी सेम रह जाती है। तो आपको याद होगा उस टाइम मैंने आपको बोला था कि टोटल क्वांटिटी किसके बराबर होती है? This total quantity is equal to n1 multiplied by u1 and this is equal to n2 multiplied by u2। और अगर आपको याद होगा मैंने आपको बोला था कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो होती है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं दो चीज़ों से। एक चीज़ n1 पहले जो उसका मैग्नीट्यूड होता है, जो उसका न्यूमेरल होता है, और दूसरी चीज़ जो u1 या u2 हो सकता है जो कि इसका क्या होता है, जो कि इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है। तो एक सिस्टम ऑफ यूनिट में फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट्स कंसिडर करेंगे और उसमें हम क्वांटिटी को n1 u1 से रिप्रेजेंट करेंगे, और दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट्स लेंगे उसमें हम सेम क्वांटिटी को n2 u2 से रिप्रेजेंट करेंगे। ऑब्वियसली ये n1 और u1 किसके बराबर होगा? n2 u2 के बराबर, और ये टोटल क्वांटिटी के बराबर होगा। तो इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स है और दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स है और दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। तो लेट्स कंसिडर दैट m1 l1 t1 be the fundamental units of mass, length and time in one system, and m2 l2 and t2 be the fundamental units of mass, length and time in other system, जो कि हमारा यहाँ पे सेकंड सिस्टम है। और हम क्या यहाँ पे एज्यूम करेंगे कि ये जो ए बी एंड सी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं दोनों सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, हम मानेंगे ये दोनों सिस्टम ऑफ यूनिट्स में क्या है? ये डायमेंशंस ऑफ द क्वांटिटी अंडर कंसिडरेशन है। जिस भी क्वांटिटी के बारे में बात होगी उस क्वांटिटी के ये क्या होंगे? उस क्वांटिटी के ये डायमेंशंस होंगे। तो उस क्वांटिटी के जो यूनिट्स होंगे, जो क्वांटिटी अंडर कंसिडरेशन होगी, कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, वो हम आगे देखेंगे, उसके जो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट होंगे या उसके जो यूनिट्स होंगे ओब्वियसली वो किसके बराबर होंगे, या उनको हम कैसे डिराइव कर सकते हैं? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स को हम डिराइव कर सकते हैं बाय यूजिंग द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। तो बिल्कुल ऐसा ही हमने यहाँ पे किया। जो भी इस सिस्टम में जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी होगी उसके जो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट होंगे u1, उसको हम लिख सकते हैं m1 मल्टीप्लाइड बाय l1 मल्टीप्लाइड बाय t1। और फिलहाल हमें ये पता नहीं है कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी अंडर कंसिडरेशन है इसके मास में कितने डायमेंशन है, इसीलिए हम एज्यूम कर रहे हैं कि इसके मास में a डायमेंशन है और लेंथ में b डायमेंशन है और टाइम में c डायमेंशन है। a b c का कुछ भी वैल्यू निकल के आ सकता है, जिस हिसाब से जो क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी अंडर कंसिडरेशन होंगी उसके जो हमारे यूनिट्स निकल के आएंगे, तो उसी टाइम हमें पता चलेगा कि इसके ये जो डायमेंशन है वो क्या होंगे। ऐसे ही इस सेकंड यूनिट ऑफ सिस्टम की भी बात ऐसे ही बिल्कुल होगी कि यहाँ पे a b और c जो होंगे ये डायमेंशंस होंगे, एज्यूम्ड डायमेंशंस होंगे, जो हम देखेंगे निकल के क्या आते हैं वो हम बाद में देखेंगे। तो जैसा कि मैं आपको कहता आ रहा हूं कि फिजिकल क्वांटिटी इन वन सिस्टम किसके बराबर होगा? फिजिकल क्वांटिटी इन अनदर सिस्टम, क्योंकि टोटल फिजिकल क्वांटिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है जो भी हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स ले लें। तो फिजिकल क्वांटिटी इन वन सिस्टम फॉर एग्जांपल अगर हम मानेंगे n1 u1
N1 U1, तो ये किसके बराबर होगी, फिजिकल क्वांटिटी इन अनदर सिस्टम, दैट्स N2 U2। तो ये हमने पहला सिस्टम ऑफ यूनिट्स माना है और ये हमने दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट्स माना हुआ है। तो N1 को हम बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे यहाँ पे, और U1 को हम कैसे लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो होता है वो डिराइव होता है बाय द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। तो यहाँ पे हम U1 के बदले क्या लिख सकते हैं, U1 के बदले ये वाला वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और सेम यहाँ पे N2 हम ऐसे ही लिखेंगे और U2 के बदले ये वाला वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अगर हमें N2 को निकालना होगा, तो N2 को हम एक साइड में रखेंगे और ये वाला जो है ये सारा इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो ऐसे आएगी, N2 इज इक्वल टू N1 M1 रेज पावर A L1 रेज पावर B T1 रेज पावर C होल डिवाइडेड बाई M2 रेज पावर A L2 रेज पावर B एंड T2 रेज पावर C। तो बिल्कुल अगर आप इस इक्वेशन को देखोगे, हम इसको थोड़ा सा रिऑर्गेनाइज करके लिख सकते हैं। अगर आप इस M1 रेज पावर A को देखोगे और नीचे डिनोमिनेटर में देखोगे यहाँ पे M2 रेज पावर A, यानी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस M1 और M2 दोनों को लिख के यहाँ पे A रेज पावर में ले सकते हैं। ऐसे ही हम L1 और L2 को यहाँ पे जो है लिख सकते हैं ऐसे, और ये B जो है हम यहाँ पे इसका रेज़ टू पावर ले सकते हैं। और ऐसे ही T1 और T2 को हम क्या कर सकते हैं, एक जगह ले सकते हैं, और एक ही बारी में इनका रेज़ टू पावर यहाँ पे हम C ले सकते हैं। तो बिल्कुल ये वाली जो इक्वेशन है इसको हाईलाइट करके रखो, इसको नोट करके रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। और इसी इक्वेशन को हम यूज करेंगे वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट करने के लिए। ये N1 क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, ये N1 क्या है, ये हमारी क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड है पहले वाले सिस्टम में है, और ये N2 क्या है, ये हमारी फिजिकल क्वांटिटी अंडर कंसिडरेशन जो होगी उसका मैग्नीट्यूड है सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट में। तो इस थ्योरी को हम एक एग्जाम्पल के जरिए बिल्कुल क्लियरली समझ में जो है समझेंगे, उसके बाद आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इज लाइक दिस, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। यानी हमने ये देखना है, न्यूटन की अगर हम बात करेंगे, ये न्यूटन जो है दिस न्यूटन इज एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, और डाइन की अगर हम बात करेंगे दिस इज सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। तो न्यूटन एसआई यूनिट ऑफ फोर्स है, डाइन सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स है। तो हमने ये देखना है कि 1 न्यूटन जो है वो कितने डाइन्स के बराबर आएगा, दैट 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी डाइन्स। तो ये हम देखेंगे। जैसा कि आपको पता है कि जो फोर्स हमारे पास है उसके जो डायमेंशंस है, फोर्स के जो डायमेंशन है वो क्या है, M(L(T)-2 या M रेज पावर 1 L रेज पावर 1 एंड T-2। तो जैसा कि मैंने कहा, दो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमारे पास होंगे। पहला वाला सिस्टम जो हमारे पास है यहाँ पे दैट इज एसआई सिस्टम, क्योंकि फोर्स का जो यूनिट है वो न्यूटन है एसआई सिस्टम में, और फोर्स का जो यूनिट है डाइन वो सीजीएस सिस्टम में है। तो एक सिस्टम हमारे पास एसआई है और दूसरा हमारे पास सीजीएस सिस्टम है। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, यू बेटर नो दैट इन एसआई सिस्टम हम मास को किस में रिप्रेजेंट करते हैं, हम मास को केजीज में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम M1 को किसके बराबर लेंगे, 1 kg के बराबर, और लेंथ को हम लेंगे 1 मीटर के बराबर, और T1 को हम किसके बराबर लेंगे, यानी टाइम को किसके बराबर लेंगे, 1 सेकंड के बराबर लेंगे। तो ऑन दी कंट्रारी इस सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, इसी मास को हम ग्राम्स में जो है रिपोर्ट करते हैं या रिकॉर्ड करते हैं। ऐसे ही लेंथ को हम सेंटीमीटर में रिकॉर्ड करते हैं और टाइम को हम सेकंड में रिकॉर्ड करते हैं, दोनों सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। तो यहाँ पे हमें N1 दिया हुआ है, व्हाट्स N1 पहला वाला जो सिस्टम है, हमें उसमें N1 क्या दिया हुआ है, 1 न्यूटन, और हमें इसी 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है डाइन में, जो कि हमारा सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट यहाँ पे कंसिडर होगा। तो N2 नंबर ऑफ डाइनस जो है ये हमने निकालना है, कि 1 न्यूटन कितने नंबर ऑफ डाइनस के बराबर है ये हमने काउंट करना है। और हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला है, N2 इज इक्वल टू N1 M1 by M2 रेज पावर A L1 by L2 रेज पावर B एंड T1 by T2 रेज पावर C। तो N1 आपको यहाँ पे पता है, N1 इज 1 न्यूटन, और M1 का क्या वैल्यू है, M1 का वैल्यू 1 kg है, M2 का वैल्यू 1 ग्राम है, ऐसे ही L1 का वैल्यू 1 मीटर है, और L2 का वैल्यू 1 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे A का वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि ये 1 के बराबर आएगा, क्योंकि फोर्स की बात हो रही है। और फोर्स की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पे फोर्स जो है
इसके पास वन डायमेंशन ऑफ मास है, यानी ये वन डायमेंशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पे ए के बदले वन आएगा। और सेम यहाँ पे आप देख सकते हो लेंथ में जो फोर्स के डायमेंशन है वो भी वन ही है, यानी फोर्स भी वन लेंथ और वन डायमेंशन ऑफ लेंथ पे डिपेंड करता है। तो बी का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, बी का वैल्यू वन आएगा। ऐसे T1 और T2 के बदले हम 1 1 सेकंड यहाँ पे सबस्टिट्यूट करेंगे। और सी की अगर हम बात करेंगे, अगर आप यहाँ पे देखोगे फोर्स जो है, फोर्स में यहाँ पे T⁻⁻2 है, तो जो यहाँ पे सी का वैल्यू आएगा वो -2 के बराबर आएगा। तो ऐसे ही आगे चलते हैं। इस वाले स्टेप की अगर हम बात करेंगे, 1 को मैंने ऐसे ही लिखा है और ये 1 kg को मैं लिख सकता हूँ 1000 ग्राम के बराबर, और ये 1 ग्राम मैंने ऐसे ही रखा। उसके बाद इस 1 मीटर को मैं लिख सकता हूँ 100 सेंटीमीटर, और ये वाला जो है 1 सेकंड और 1 सेकंड कैंसिल हो जाएगा, 1⁻⁻2 ये 1 ही आएगा। और यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो ये ग्राम और ग्राम कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से कितना बचा 1000 वो यहाँ पे आएगा, यहाँ से कितना बचा 100 वो यहाँ पे आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁵। तो N2 जो कि हमारा है नंबर ऑफ डाइनस हमें कितना निकल के आया 10⁻⁵। तो हम ये कह सकते हैं, हमें क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 1 न्यूटन को आप कन्वर्ट करो नंबर ऑफ डाइनस में। तो यहाँ पे हमें फाइनली 1 न्यूटन जो है कितने डाइनस के बराबर आ रहा है, 10⁻⁵ डाइनस के बराबर। अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे डायमेंशनल इक्वेशंस को यूज करके एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट किया। यानी पहला यहाँ पे हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट्स था SI, उसी SI सिस्टम को हमने दूसरे सिस्टम CGS सिस्टम में यहाँ पे कन्वर्ट किया, और हमने देखा कि 1 न्यूटन कितने नंबर ऑफ डायनस के बराबर है। तो ये हमारी फर्स्ट एग्जांपल थी। ऐसे ही हम सेकंड एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपसे बोला जाएगा कि 1 जूल को आप अर्ग्स में कन्वर्ट कर लो, 1 जूल को आप अर्ग्स में कन्वर्ट कर लो, तो यहाँ पे 1 जूल जो होगा ये हमारा पहला वाला सिस्टम कंसिडर होगा SI सिस्टम, और अर्ग्स की बात करेंगे दिस विल एक्ट एज our second system of units, and that here is CGS system of units। तो आपको पता है कि ये जो जूल है ये SI यूनिट है किसका, एनर्जी या वर्क का। ऐसे ही अर्ग जो है ये भी यूनिट है किसका, एनर्जी और वर्क का, लेकिन किस वाले सिस्टम में, CGS सिस्टम में। तो हमें वर्क के या एनर्जी जो है इसका डायमेंशन हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है। इसके डायमेंशन जो है वो किसके बराबर है, ml² T-2। और यहाँ पे पहले सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हमें 1 जूल दिया हुआ है, इसका मतलब N1 जो यहाँ पे होगा वो 1 जूल के बराबर होगा, और N2 जो यहाँ पे होगा वो हमने निकालना होगा। तो क्लियरली हम पहली वाली फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमने अभी निकाली। तो इसी फॉर्मूला को यूज करके हम यहाँ पे N1 का वैल्यू 1 लेंगे, क्योंकि हमने ये देखना है कि 1 जूल कितने नंबर ऑफ अर्ग्स के बराबर है। तो यहाँ पे N2 निकालना है, तो N1 का वैल्यू 1 आएगा, M1 का वैल्यू सेम 1 kg, M2 का वैल्यू 1 ग्राम, और यहाँ पे A का वैल्यू 1, क्योंकि यहाँ पे वर्क जो है वो 1 डायमेंशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है। ऐसे ही L1 के बदले 1 मीटर, L2 के बदले 1 सेंटीमीटर, और यहाँ पे B के बदले 2 हमने इसलिए लिखा क्योंकि वर्क जो है ये डिपेंड करता है 2 डायमेंशंस ऑफ लेंथ पे। ऐसे ही T1 की बात करेंगे, फर्स्ट सिस्टम में 1 सेकंड, सेकंड सिस्टम में CGS सिस्टम में भी 1 सेकंड, और यहाँ पे C का वैल्यू -2 के बराबर हमने लिखा है, क्योंकि आप वर्क की डायमेंशनल फॉर्मूला में देख सकते हो कि ये -2 पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा कन्वर्शन जब कर लेंगे, 1 kg को 1000 ग्राम के बराबर लेंगे, तो ग्राम और ग्राम यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा इस वाली इक्वेशन में, जिसके बदले हम डायरेक्टली 1000 लिख सकते हैं। और यहाँ पे जब हम 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर के बराबर लेंगे, 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर के बराबर लेंगे, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल होके यहाँ पे 100 बचेगा, और उसी 100 का स्क्वायर जब हम लेंगे वो किसके बराबर आएगा, 1, और यहाँ पे 3 zeros यहाँ पे आएंगे, 10,000, और यहाँ से हमें 1 मिलेगा। तो ये हम लिख सकते हैं, यहाँ पे 4 0 है और यहाँ पे 3 0 है, 4 + 3 = 7। तो हमें यहाँ पे N2 कितना निकल के आ रहा है, 10⁻⁷। और N2 यहाँ पे क्या है, दीज आर नंबर ऑफ वर्क्स। तो यहाँ पे हमने देखा कि 1 जूल जो हमें फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट SI सिस्टम ऑफ यूनिट में दिया हुआ था कि इतना है, और इस 1 जूल ऑफ यूनिट को आप सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स अर्ग्स में बोला ये कितना कि ये कितने अर्ग्स के बराबर होगा। तो हमने निकाला कि 1 जूल जो है ये 10⁻⁷ अर्ग्स के बराबर है। यानी यहाँ पे हमने एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या किया, कन्वर्ट किया। यहाँ पे SI सिस्टम ऑफ यूनिट को हमने CGS सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट किया। आई होप कि आपने ये 2 एग्जांपल्स बिल्कुल अच्छे से समझे। तो चलिए दूसरा यूज देख लेते हैं डायमेंशनल इक्वेशंस का, चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ इक्वेशन और फार्मूला। तो ये डिस्कस करने से पहले माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपको पता होनी चाहिए कि जो भी क्वांटिटीज़ हमारी होती है जिनके डिफरेंट डायमेंशंस होते हैं उनको हम
ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। फॉर एग्जाम्पल, लेंथ को हम वेलोसिटी के साथ ऐड नहीं कर सकते, लेंथ को हम मास के साथ ऐड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, हम ये नहीं कह सकते हैं कि 2 मीटर प्लस 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे ये जो दो फिजिकल क्वांटिटीज़ है, इनके डायमेंशंस ऑब्वियसली क्या है, डिफरेंट है, इनका नेचर डिफरेंट है। तो ना ही इनको हम ऐड कर सकते हैं एक दूसरे के साथ और ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही फॉर एग्जांपल, हम इलेक्ट्रिक करंट को वेलोसिटी के साथ ऐड नहीं कर सकते क्योंकि डायमेंशंस ऑब्वियसली डिफरेंट है। तो ये जो कंसेप्ट है, ये जो सिंपल एंड साउंड कंसेप्ट है, इसी कंसेप्ट से हमें मिला एक और कंसेप्ट या एक और प्रिंसिपल, जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशंस कहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशंस या प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस कहते हैं। यही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस यूज करके हम किसी भी इक्वेशन या फॉर्मूला की एक्यूरेसी या करेक्टनेस को यहाँ पे बयान कर सकते हैं, उसको जो है बोल सकते हैं। जो कहता है कि वही वाली फार्मूला खाली करेक्ट होगी जिसके डायमेंशंस जो होंगे दोनों साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड से भी, जो है वो बराबर होंगे। सिंपल वर्ड्स में कि डायमेंशंस ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ RHS। यानी यहाँ पे जो भी फिजिकल क्वांटिटी की रिलेशन होगी, यहाँ पे जिस भी फिजिकल क्वांटिटी की फार्मूला या रिलेशन हमारे पास होगी, उसके जो दोनों साइड्स होंगे, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी, जब हम डायमेंशंस निकालेंगे लेफ्ट हैंड साइड के, वो बराबर आनी चाहिए किन डायमेंशंस के, जो डायमेंशंस हम उस रिलेशन के राइट हैंड साइड से निकालेंगे। बिल्कुल हम इसको एक एग्जाम्पल के जरिए ईजिली समझ सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन। यहाँ पे टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम एक रिलेशन हमारे पास है, उसकी एक्यूरेसी को हमने, उसकी करेक्टनेस को हमने क्या करना है, चेक करना है बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, बाय यूजिंग डायमेंशनल इक्वेशंस। और यहाँ पे प्रिंसिपल जो हम यूज करेंगे ये चेक करने के लिए, दैट प्रिंसिपल इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। यानी लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस राइट हैंड साइड के डायमेंशंस के बराबर होनी चाहिए, तभी हमारी फार्मूला जो अंडर कंसिडरेशन होगी वो करेक्ट होगी। तो हमारे पास जो फार्मूला अंडर कंसिडरेशन है, दैट्स टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम एंड दिस इज इक्वल टू T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई G। और यहाँ पे ये जो L है, दिस L इज लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, T इज टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम एंड G इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक सिंपल पेंडुलम हमारे पास दिया हुआ है जिसकी लेंथ L है, टाइम पीरियड T है और उसकी यहाँ पे हमने करेक्टनेस बयान करनी है, उसके इक्वेशन की करेक्टनेस हमने यहाँ पे दिखानी है। कैसे दिखाएंगे? बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। तो सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सिंपली लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस लिखेंगे। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस क्या है, टी, इसके डायमेंशंस क्या है, क्योंकि ये टाइम पीरियड है, इसके डायमेंशंस टी आएंगे। और ऐसे ही राइट हैंड साइड के डायमेंशंस जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे हम राइट हैंड साइड को लिखेंगे और उसके डायमेंशंस यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे 2 पाई जो होगा, 2 पाई के कोई भी डायमेंशन नहीं है। और यहाँ पे जो रूट में क्वांटिटी है L बाई G, जैसा कि मैंने आपको कहा, L क्या है, दैट्स लेंथ के डायमेंशन हम क्या लिख लेते हैं, L। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसके डायमेंशन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, G के डायमेंशन है L T⁻²। और यहाँ पे G के डायमेंशन हमने लिख लिए। उसके बाद ये L और ये L कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचा अंडर रूट ऑफ 1/T⁻²। इस T⁻² को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये T⁻+2 बनेगा और यहाँ पे रूट अपना ही, तो ये स्क्वायर और रूट कैंसिल होके यहाँ पे जो डायमेंशंस आएंगे वो T आएंगे। यहाँ पे जो डायमेंशन हमारे पास आए वो टाइम के डायमेंशन आ गए। तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन भी T और राइट हैंड साइड का डायमेंशन भी T, यानी LHS इज इक्वल टू RHS डायमेंशनली, या डायमेंशंस ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ RHS। तो हम यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन डायमेंशंस के हिसाब से कह सकते हैं कि ये जो हमारी फार्मूला है, ये जो हमारी रिलेशन अंडर कंसिडरेशन है, ये रिलेशन डायमेंशनली क्या है, ये करेक्ट है। तो यहाँ पे हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस को यूज करके एक इक्वेशन, रिलेशन या फॉर्मूला की करेक्टनेस और एक्यूरेसी को यहाँ पे रिकॉर्ड किया, यहाँ पे इसकी एक्यूरेसी को बयान किया। ऐसे ही एक और रिलेशन हमारे पास है, म्यू इज इक्वल टू 1/2L अंडर रूट ऑफ T/m। यहाँ पे एक और रिलेशन हमारे पास है सिंपल पेंडुलम की, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के बारे में बात हो रही है। ये म्यू क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है, L लेंथ है और T क्या है, T टेंशन है स्ट्रिंग में। और यहाँ पे M किसके बराबर है, M इज मास ऑफ यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, M इज मास ऑफ यूनिट लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग। अच्छा, ये मास ऑफ यूनिट लेंथ किसके बराबर होता है, मास पर यूनिट लेंथ।
तो इसको हम लिख लेते हैं m इज इक्वल टू m/l। मास पर यूनिट लेंथ इज मास ऑफ यूनिट लेंथ। तो चलिए इस रिलेशन को ले लेते हैं यहाँ पे, म्यू इज इक्वल टू, सॉरी दिस इज म्यू इज इक्वल टू दी 1/2l अंडर रूट t/m। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस के हिसाब से हम LHS के डायमेंशन देखेंगे, RHS के डायमेंशन देखेंगे, वो बराबर होए तो ये फॉर्मूला करेक्ट हुई, वो बराबर नहीं हुए तो ये फॉर्मूला करेक्ट नहीं होगी डायमेंशंस के हिसाब से। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम LHS के डायमेंशन देखेंगे। तो LHS में आप देख सकते हो यहाँ पे म्यू है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, और इसके डायमेंशन हम निकाल चुके हैं पर सेकंड के हिसाब से। टाइम इनवर्स यहाँ पे इसके डायमेंशंस आते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं m⁻⁴, l⁻⁴, t⁻⁻⁻⁴। यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि ये जो फ्रीक्वेंसी है ये खाली इसके टाइम के डायमेंशंस पे डिपेंड करती है, यानी इसमें 0 डायमेंशंस ऑफ मास है और 0 डायमेंशंस ऑफ लेंथ है, ये खाली टाइम के डायमेंशंस पे डिपेंड करती है। ऐसे ही RHS में अगर हम देखेंगे, RHS वाला जो साइड है यहाँ पे ये है, इसके जब हम डायमेंशंस देखेंगे तो यहाँ पे 2 के तो डायमेंशन नहीं आएंगे क्योंकि ये नंबर है। ऐसे ही L के डायमेंशन हम यहाँ पे इस स्मॉल m के हम डायमेंशन कैपिटल M यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। तो और यहाँ पे ये जो T है, T टेंशन है, आगे आप टेंशन के बारे में पढ़ोगे कि ये कि एक तरह का फोर्स ही है, क्या कि टेंशन एक तरह का फोर्स ही है। और फोर्स के डायमेंशन हमें ऑलरेडी पता हुआ है, पता है, ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इसके डायमेंशन mL_t-2 के बराबर। और यहाँ पे मास की बात हो रही है, लेकिन ये जो मास है दिस इज मास ऑफ यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। यहाँ पे ये किसके बराबर होगा, मास पर यूनिट लेंथ। तो मास पर यूनिट लेंथ के डायमेंशंस क्या होंगे, मास पर यूनिट लेंथ के क्या डायमेंशंस होंगे, मास डिवाइडेड बाय L। तो जब हम इस L को ऊपर लाएंगे तो ये mL-1 बनेगा। तो यहाँ पे हम इस इक्वेशन को आगे ले जा रहे हैं, यहाँ पे 1/L ही आएगा। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये m और ये m कैंसिल हो जाएगा, और जब हम इस L को ऊपर ले जाएंगे ये +1 बनेगा, और यहाँ पे एक L ऑलरेडी है तो यहाँ पे ये L² बनेगा, और यहाँ पे t⁻⁻2 अपना ही है। तो यहाँ पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 1/L, और यहाँ पे हमने L⁻⁻1 t⁻⁻1 लिखा, और यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे इनका स्क्वायर लिया, फिर स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा Lt-1। तो यहाँ पे फिर से L और कैंसिल हो गया, यहाँ पे t-1 बचा। तो यहाँ पे राइट हैंड के डायमेंशंस लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस के बराबर आ रहे हैं, आप क्लियरली देख सकते हो। तो ये भी जो फॉर्मूला है, जैसा कि हम देख सकते हैं, ये भी क्या है, ये फॉर्मूला करेक्ट है। हमने यहाँ पे डायमेंशनल एनालिसिस को यूज़ करके, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस के कंसेप्ट को यूज़ करके यहाँ पे डिफरेंट फार्मूलाज की करेक्टनेस और एक्यूरेसी को यहाँ पे बयान किया। तो ये हम कर सकते हैं बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो ये इसका दूसरा यूज़ था। अब इसके तीसरे यूज़ पे आते हैं। इसका जो लास्ट वाला यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं, इसकी मदद से, डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से हम फिजिकल क्वांटिटीज़ के रिलेशन को बयान कर सकते हैं, या डायरेक्टली हम यहाँ पे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की फॉर्मूला को जो है डिराइव कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे हमें जो है, हमारे बेसिक कंसेप्ट्स, हमें कुछ फैक्ट्स यहाँ पे पता होनी चाहिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की फॉर्मूला को डिराइव करने से पहले। एक तो ये हमें पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस क्या है, जिसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ओब्वियसली इसको हमने अभी पढ़ लिया। और ऐसे ही दूसरी चीज़ जो हम यूज़ यहाँ पे करेंगे, जो हमें पता होनी चाहिए कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की फॉर्मूला को डिराइव करने से पहले ये पता होना चाहिए कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तभी हम उस फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं, या हम तभी उस फिजिकल क्वांटिटी के रिलेशन को जो है डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ बयान कर सकते हैं। तो चलिए इसको भी हम एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक क्वेश्चन है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड टी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम विच में डिपेंड अपॉन मास ऑफ बॉब, लेंथ ऑफ पेंडुलम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी हमने देख लिया रिलेशन एक टी ऊपर t इज इक्वल टू 2π√L/g। ये क्या है, ये सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड की रिलेशन है। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और ये देख लेते हैं कि इस तीसरे मेथड को हम जो है कैसे याद रखेंगे। तो हमने क्या यहाँ पे निकालना है, हमें टाइम पीरियड की एक्सप्रेशन निकालनी है, हमें टाइम पीरियड की एक्सप्रेशन निकालनी है। तो चलिए इस टाइम पीरियड को हम टी से डिनोट कर लेते हैं। और हमें ये भी क्वेश्चन में बोला गया है कि जो टाइम पीरियड है यहाँ पे सिंपल पेंडुलम का, वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इस मेथड के हिसाब से हम क्या करते हैं कि ये जिस चीज़ की हमें रिलेशन निकालनी होगी, जिन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है, हम उन फैक्टर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसको कर लेते हैं। यानी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉब, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग,
ऑफ सिंपल पेंडुलम एंड टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी जो भी फैक्टर्स ऑफ डिपेंडेंस हमें दिए होते हैं, हम इस टाइम पीरियड को, यानी जिस भी क्वांटिटी को हमने निकालना होता है, उसको हम इन फैक्टर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करते हैं। और यहाँ पे आप ये जो ए, बी और सी देख रहे हो, ये बिल्कुल डायमेंशंस है। फिलहाल के लिए हमें पता नहीं है टाइम पीरियड मास के कितने डायमेंशंस पे डिपेंड करता है, टाइम पीरियड लेंथ के कितने डायमेंशंस पे डिपेंड करता है, ऐसे ही टाइम पीरियड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कितने डायमेंशंस पे डिपेंड करता है। तो फिलहाल हम इनको एज्यूम करते हैं कि ये ए, बी और सी डायमेंशंस पे जो है डिपेंड करता है टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। तो इन तीनों इक्वेशंस को कंबाइन करके हम ये वाली इक्वेशन लिख सकते हैं, द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम रेज पावर ए, एल रेज पावर बी, जी रेज पावर सी। और यहाँ से जब हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो यहाँ पे एक डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट के जो 2 पाई के बराबर है वो यहाँ पे आएगा। तो इस रिलेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, T इज इक्वल टू के एम रेज पावर ए, एल रेज पावर बी एंड जी रेज पावर सी। तो ये इक्वेशन हम याद रखेंगे, ये इक्वेशन हम याद रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे डायमेंशंस लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ एम, एल, टी ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। तो हम इस साइड के डायमेंशन भी लिखेंगे और इस साइड के डायमेंशन भी यहाँ पे लिखेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे टाइम पीरियड है, इसके जो डायमेंशंस होंगे ओब्वियसली वो टी के बराबर होंगे। तो ये एम रेज पावर 0, टी रेज पावर एल रेज पावर 0 मैंने यहाँ पे जो लिखा, ये ओब्वियसली 1 के बराबर होंगे दोनों, क्योंकि एनीथिंग रेज पावर 0 इज इक्वल टू द 1। तो समझाने के लिए आगे मुझे कुछ समझाना है, वो बताने के लिए मैं इनको यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ, डायमेंशन, 0 डायमेंशंस ऑफ मास एंड 0 डायमेंशंस ऑफ लेंथ को। तो यहाँ पे जो टी के डायमेंशन आएंगे वो आएंगे एम रेज पावर 0, एल रेज पावर 0, टी रेज पावर 1, क्योंकि खाली टाइम के डायमेंशन पे डिपेंड करेगा। आइए राइट साइड में, के डायमेंशन लेस है तो के का कोई भी डायमेंशन नहीं आएगा। मास की क्या डायमेंशन है, मास के डायमेंशन एम है और रेज पावर ए। लेंथ की क्या डायमेंशन है, एल और रेज पावर बी। और यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी के डायमेंशन हमें पता है, जी के डायमेंशन है एल टी रेज पावर -2। तो इस जी के बदले इसके डायमेंशन एल टी रेज पावर -2 और ये सी रेज पावर अपना है। ठीक, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखो एम रेज पावर ए हमने ऐसे ही लिखा, अब यहाँ से एल रेज पावर बी और इस वाले टर्म से यहाँ पे एल रेज पावर सी निकलेगा, क्योंकि हम इस एल टी रेज पावर -2 को लिख सकते हैं एल रेज पावर सी इंटू टी रेज पावर -2c। तो यहाँ से जो एल रेज पावर सी निकलेगा वो इस एल रेज पावर बी के साथ प्लस होगा, तो हम लिख सकते हैं एल रेज पावर बी प्लस सी। ऐसे ही हम लिख सकते हैं टी रेज पावर -2c। तो हम यहाँ पे अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस जो है यहाँ पे अप्लाई करेंगे। वो क्या कहता है, लेफ्ट हैंड साइड वाले डायमेंशंस राइट हैंड साइड वाले डायमेंशंस के बराबर होंगे। तो अगर ऐसा होगा, अगर ये साइड इस साइड के बराबर होगा तो ओब्वियसली इनके डायमेंशंस भी बराबर होने चाहिए। तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं, और चूंकि हम सेम क्वांटिटीज को ही इक्वेट कर सकते हैं, मास को मास के साथ, लेंथ को लेंथ के साथ और टाइम को टाइम के साथ इक्वेट कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एम रेज पावर 0 इज इक्वल टू द एम रेज पावर ए। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से ये जो पावर्स होंगे, ये जो डायमेंशंस होंगे, चाहे वो मास के हो, लेंथ के हो, टाइम के हो, किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी के हो, वो बराबर होनी चाहिए। तो हिसाब से ए किसके बराबर आएगा, ए 0 के बराबर आएगा। ऐसे ही जब हम यहाँ पे एल रेज पावर 0, एल रेज पावर बी प्लस सी के बराबर लेंगे, तो यहाँ पे ये जो b प्लस सी है ये 0 के बराबर आएगा और यहाँ पे b माइनस सी के बराबर आएगा। ऐसे ही टी रेज पावर 1 हम किसके बराबर लेते हैं, टी रेज पावर -2c के बराबर। तो टी रेज पावर 1 इज इक्वल टी रेज पावर -2c। तो यहाँ पे जो है -2c 1 के बराबर आएगा, जिसको हम लिख सकते हैं कि c -1/2 के बराबर आएगा। अगर c -1/2 के बराबर है तो b इज इक्वल टू -c के बराबर है, तो b को हम किसके बराबर लिख सकते हैं, ये b में माइनस अपना है और उसके बाद इस c के बदले -1/2, तो b 1/2 के बराबर आएगा। तो फाइनली हमें a 0 के बराबर निकला, b 1/2 के बराबर निकला, c -1/2 के बराबर निकला। तो इन डायमेंशंस का जो हमने एज्यूम किए हुए थे, अब इनका एक्चुअल वैल्यू निकल के आया, तो इस एक्चुअल वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इस वाली इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में। तो हमें क्या मिलेगा, t इज इक्वल टू के एम रेज पावर 0, क्योंकि यहाँ पे a का वैल्यू 0 है, l रेज पावर 1/2 क्योंकि यहाँ पे b का वैल्यू 1/2 के बराबर है, और g रेज पावर -1/2 क्योंकि यहाँ पे c का वैल्यू क्या है, -1/2। ये a, b और c के वैल्यूज हमने इस वाली रिलेशन में सब्स्टिट्यूट करके हमारे पास कौन सी रिलेशन आ गई, हमारे पास ये वाली रिलेशन आ गई। और इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे t किसके बराबर आएगा, ये k अपना ही
ये m रेज पावर 0 एनीथिंग रेज पावर 0 इज इक्वल टू दी 1, l रेज पावर 1/2 और इस g को हम जब डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो ये -1/2 + 1/2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं t इज इक्वल टू k under root of l, because l raised power 1/2 is under root of l and g raised power 1/2 is under root of g। तो इसको हम लिख सकते हैं under root l by under root g। तो यही फिर हम लिख सकते हैं t is equal to k। यहाँ पे क्योंकि दोनों को सेम रूट है, इनको हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं अंडर कॉमन रूट l by g। तो यहाँ पे k 2 के बराबर है, तो t आएगा 2 पाई अंडर रूट l by g। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे हमने टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम की रिलेशन को डिराइव किया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यूज करके, और एक और कंसेप्ट यूज करके कि जितने भी फैक्टर्स होंगे जिन पे ये क्वांटिटी डिपेंड करेंगी वो हमें पता होनी चाहिए, तभी हम इस फिजिकल क्वांटिटी की जो रिलेशन है वो डिराइव कर सकते हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट यूजेस हमने डिस्कस किए डायमेंशनल इक्वेशन के। आई होप कि ये तीनों के तीनों आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आए होंगे। तो यूजेस के साथ साथ डायमेंशनल एनालिसिस की या डायमेंशनल इक्वेशंस की कुछ लिमिटेशंस भी है, ठीक। तो सबसे पहली लिमिटेशन जो इसकी है, हम इसको खाली पावर रिलेशंस के लिए यूज कर सकते हैं। पावर रिलेशंस वाली जो फार्मूलाज होगी उन्हीं को हम डिड्यूस या वेरीफाई कर सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करके। जितनी भी हमारी रिलेशनशिप्स है, जितनी भी हमारी रिलेशंस है जिनमें एक्सपोनेंशियल्स या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है उनका इन्वॉल्वमेंट होगा, उनको हम ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं इस टेक्निक डायमेंशनल एनालिसिस को यूज़ करके। तो एक तरह से ये इसकी लिमिटेशन है कि हम इसमें खाली पावर रिलेशंस को जो है डिड्यूस या वेरीफाई कर सकते हैं, उनकी करेक्टनेस को देख सकते हैं। दूसरी जो मेन प्रॉब्लम इसमें है वो ये कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स में डिफ़िकल्ट होता है ये गेस करना कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी अंडर कंसिडरेशन है जिसके रिलेशन को हम डिराइव करने की कोशिश करते हैं कि ये फिजिकल क्वांटिटी जो है ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अभी हमने देखा कि हम यहाँ पे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के रिलेशन को कैसे डिराइव करते हैं जब हम ये जानते हैं कि ये फिजिकल क्वांटिटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। लेकिन बहुत सारी केसेस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स में ये गेस करना डिफिकल्ट होता है कि फिजिकल क्वांटिटी किन किन पैरामीटर्स किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो वहाँ पे हम करेक्टली जो है फॉर्मूला को जो है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डिराइव नहीं कर सकते। तो ये इसका दूसरा ड्रॉबैक है। और तीसरा ड्रॉबैक इसका ये है कि ये प्योर नंबर्स के बारे में, जो प्योर नंबर्स होते हैं उनके बारे में, और नॉन डायमेंशनल एंड डायमेंशनल कॉन्स्टेंट्स जो हमारे पास होते हैं, डायमेंशनल एंड नॉन डायमेंशनल कॉन्स्टेंट्स जो हमारे पास होते हैं, उनके बारे में ये कोई भी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड नहीं करते हैं। उन सब को हमें क्या करना पड़ता है, उनको हमें एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करना पड़ता है। यानी यहाँ पे हमें डायमेंशनल इक्वेशंस जो है उनको हम यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे ये तीसरी लिमिटेशन है इसकी। आई होप आपने इसके यूजेस और इसके लिमिटेशंस को बिल्कुल अच्छे से समझा होगा। चलो माय डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।